जी हाँ मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे चाहने वालों, ये इस वक्त हम लोग जो है ना मेहरौली की उन इतिहास की गलियों के अंदर में आपको घुमा रहे हैं, जिन इतिहास की गलियों के अंदर में इल्तुतमिश है, बलबन है, पृथ्वीराज चौहान है, अनंगपाल है, अलाउद्दीन खिलजी है। लास्ट एपिसोड में मैं आपको बलबन टोम के ऊपर लेकर गया था, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे के हिसाब से वो अभी टेम्परेरी मेंटेनेंस के लिए बंद था। बलबन जिसकी तलवार की धमक, जिसकी सत्ता की हनक, जिसका खौफ ही उसका शासन था। और बलबन की मौत के बाद जो है, ये बलबन को पहले से ही एहसास हो गया था मेरे हिसाब से, क्योंकि बलबन ने अपने बेटे को दिल्ली सल्तनत की हिफाजत करने के लिए मंगोलों के साथ मिशन पर भेजा लड़ने के लिए। वहाँ पर उसने कई बार जो है, बड़ा बहादुर था यार मोहम्मद खान जो है बलबन का बेटा, उसने कई बार मंगोलों को खदेड़ा भी। लेकिन उसी युद्ध के अंदर में मोहम्मद खान की मौत हो गई और बलबन उस दिन अंदर से टूट गया था। कहते हैं महल के अंदर रोया भी था बलबन, लेकिन सत्ता की धमक, तलवार की हनक और वो एरोगेंसी और रीढ़ हड्डी सीधी करने के नाते वो दरबार के अंदर कभी नहीं रोया। वो सख्त सुल्तान बना रहा। उसने अमीरों पर शिकंजा कसा, उसने जो है साजिशों को जो है बेलगाम तरीके से, कठोरता से उसने बहुत जासूसी नेटवर्क पूरा किया, सेना मजबूत की, सब कुछ किया। लेकिन उसका बेटा मारा गया था, उत्तराधिकारी ख़त्म हो गया था। तो उन्हीं अमीरों ने बलबन की मौत के बाद कैकुबात को जो है दिल्ली का शासक नियुक्त किया। कैकुबात एक कमज़ोर शासक साबित हुआ। कैकुबात को एक तो पहले तो कहते हैं कि पैरालाइज हो गया था, और उसी दौरान जो है अमीर जो हैं दिल्ली के, वो समझ गए थे कि ये बहुत कमज़ोर है, इस पर कब्ज़ा किया जा सकता है। तो उन्हीं अमीरों में से 70 साल के एक खिलाड़ी थे, खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। उन्होंने जो है मौका देखा, आओ देखा ना ताओ। और देखिए, इतिहास के अंदर में डायरेक्ट एविडेंस नहीं है कि जलालुद्दीन के आदेश पे ऐसा हुआ, लेकिन भाई उसके बाद जलालुद्दीन ही दिल्ली के सुल्तान बने और गुलाम वंश का अंत हुआ। और ये खिलजी डायनेस्टी का जो शुरुआत हुई जलालुद्दीन से हुई। कैकुबात की हत्या कर दी गई और ये कहा जाता है कि कैकुबात की लाश को जो है जमुना में फेंकवा दिया गया। मतलब बलबन जिसकी तलवार के खौफ से अच्छे अच्छे अमीर कांपते थे, उसके बेटे की हत्या कर दी गई और उसको जो है जमुना में फेंकवा दिया गया। ये आज के डेमोक्रेटिक सेटअप में आप समझोगे तो आपको थोड़ी सी तकलीफ होगी समझने में, लेकिन उस टाइम पे सत्ता को पकड़ने का एकमात्र यही तरीका होता था कि भैया हत्या कर दो, कत्ल कर दो, कब्जा कर दो, हमला कर दो। तो जलालुद्दीन ने वही किया और सत्ता पर कब्जा कर लिया। कुछ वक्त के लिए बलबन के पोते क्यूमर्स भी दिल्ली के सुल्तान बने, लेकिन वो कुछ एक महीने के लिए ही सुल्तान बने। उनका ज़्यादा समय कुछ योगदान नहीं रहा और वो भी कहीं कैद कर दिए गए थे। तो कैद खानों में कब उनकी मौत हो गई, या जलालुद्दीन ने कोई आदेश किया, या सिपाहियों ने मार दिया, उनके बारे में इतिहास जो है अपने आप में पूरा आपको नहीं मिलता है। लेकिन उनकी भी हत्या ज़रूर हुई क्यूमर्स की, क्योंकि वो एक स्वाभाविक बलबन के उत्तराधिकारी तो थे ही। तो उनकी भी मौत हुई और इस तरीके से गुलाम डायनेस्टी ख़त्म हो गई। और ये मेहरौली का इतिहास जो है यहीं पर अपने आप को समेटता है, क्योंकि जलालुद्दीन के बाद जो है अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के शासक बनते हैं और दिल्ली का विस्तार करते हैं, और वो श्री नाम का एक शहर बनाते हैं। वहाँ पर श्री फोर्ट से हम लोग जलालुद्दीन और अलाउद्दीन की कहानी आपको सुनाएंगे। लेकिन मेहरौली का इतिहास जो है सिर्फ इतना भर नहीं है। यहाँ पर हज़ारों सपनों का मरना, हज़ारों सपनों का बनना, यहाँ का इतिहास बहुत बड़ा, बहुत महान, बहुत ख़तरनाक, बहुत तगड़ा है। यहाँ पर अगर आप आएंगे तो आपको एक सबसे खूबसूरत 3-4 चीज़ें मिलेंगी, जो कि मैंने आपको उस टाइम पे बताया नहीं जब मैं किस्सा गोई कर रहा था यहाँ की। तो सबसे बड़ा तो यहाँ पर एक जगह है ज़फ़र महल। कितना है बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए, 2 गज ज़मीं भी न मिली कूहे यार में। उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए, 2 इंतज़ार में। और उसके बराबर में है बख्तियार काकी की दरगाह। रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए हो ऐसे भी जाता नहीं कोई। और बख्तियार काकी कौन थे और ज़फ़र महल क्या था, ये क्योंकि अब मेहरौली का सेगमेंट एंड हो रहा है, मैं आपको कुछ ग्लिम्स भी दिखाता हूँ, उसकी झलकियाँ भी दिखाता हूँ और इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल भी बताता हूँ।
बहादुर शाह जफ़र ने अपने आखिरी टाइम में ये महल का निर्माण करवाया था, जो कि मुग़ल एम्पायर के एक राजा थे। और मुग़ल एम्पायर के तो धमक आपको आने वाले एपिसोड में, अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो मिलेगी आपको। मैं बताऊंगा एक एक बात डिटेल के अंदर में, सारी फैक्ट से जुड़ी हुई बातें होंगी। मेरे चैनल को जो लोग देख रहे हैं वो कहीं पे भी जाके बता दें और कहते हैं यूट्यूब गुरुजी चौथी फेल के चैनल पर देखा था, सच्चाई से ही उसका ताल्लुक है, झूठ नहीं हो सकती। पूरी दुनिया के इतिहासकार जिस बात को मानते हैं वही बात मैं आपको बताता हूँ। अब सुनिए मेरी बात। तो जफ़र, बहादुर शाह जफ़र जो है वो दिल्ली के आखिरी मुग़ल बादशाह थे और उन्होंने यहाँ पर ये महल बनाया था। उनकी एक आखिरी ख्वाहिश थी कि वो किसी तरीके से जो है ये ख्वाजा बख्तियार काकी के बराबर में उनकी कब्र बन जाए, क्योंकि वो उनके मुरीद थे। उनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले न निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। यानी कि कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कभी ज़मीन तो कभी आसमान नहीं मिलता। अभी ख्वाजा बख्तियार काकी जो है ना, इनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ख्वाजा बख्तियार काकी भी अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है, क्योंकि उनकी दरगाह इतनी पॉपुलर नहीं है। लेकिन आप जानते हैं ख्वाजा बख्तियार काकी कौन थे? ख्वाजा बख्तियार काकी थे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया बाबा फ़रीद के गुरु थे। बाबा फ़रीद, जिनकी वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में और पूरी दुनिया जो है वो वाणी पढ़ती है, मतलब जहाँ पर भी सिख समुदाय के लोग रहते हैं, और वो कितने प्रसिद्ध हैं। और निज़ामुद्दीन औलिया पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं, लोग हज़ारों जगह से उनके मुरीद आते हैं। इन्हीं के गुरु थे ये ख्वाजा बख्तियार काकी, और कहते हैं कि इनके जनाजे में इल्तुमिश खुद शामिल हुआ था। तो ये बहुत बड़े संत थे, लेकिन आज ये गुमनाम है। इनकी दरगाह के ऊपर गांधी जी, जब हमारा आज़ादी का आंदोलन चल रहा था और इस दरगाह को नष्ट कर दिया था, तो गांधी जी खुद यहाँ पर आए थे इस दरगाह को पुनर्निर्माण करके और वापस मुस्लिम समुदाय को सौंपने की अपील करने के लिए। तो ये दरगाह का बहुत महत्व है, लेकिन आज उतनी प्रसिद्ध नहीं है। यहाँ पर ख्वाजा बख्तियार काकी सो रहे हैं। तो यही इनके साथ भी पता नहीं क्या हुआ कि ये इतने प्रसिद्ध नहीं हुए। इनके गुरु गुड़ रह गए और चेले इनके शक्कर हो गए, वो वाला हिसाब इनके साथ है। ज़फ़र को इनके बराबर में कब्र नहीं मिली। इसी सूफ़ी परंपरा के सिलसिले में अमीर खुसरो की एक कहानी है, आशिका। ये कहानी मैं खिलजी के महल पे नहीं, मैं आपको यहीं पे सुनाना चाहता हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। मैंने आपको बताया था ना, पृथ्वीराज चौहान जो है अपने राज्य विस्तार के लिए गुजरात से लड़ रहे थे उस टाइम पर। तो वो सोलंकीज़ का उस टाइम पे शासन होता था। उस टाइम पे वहाँ पर सामंत होते थे वघेलास। सामंत ऐसा होता था, एक तरीके से अमीर समझ लीजिए इसको। लेकिन अमीर के पास क्या था कि अमीर के पास उतनी ताकत नहीं होती थी जितनी सामंत के पास होती थी, क्योंकि अमीर को जो है सुल्तान बदल सकता था। जैसे यहाँ पे अमीर साजिशें करते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन अमीरों को हटाया जा सकता था पद से। लेकिन सामंत एक छोटा राजा होता था, उसके पास में इतनी शक्ति होती थी, इतनी ताकत होती थी कि वो अपनी सेना रखता था, कर वसूल करता था और इंडिपेंडेंट वंशानुगत वो अपने बेटे को सामंत बना सकता था। अमीरों के साथ ये छूट नहीं थी। अब बहरहाल होता क्या है कि वक्त गुजरता है, समय जाता है, समय का पहिया घूमता है और वघेलास जो है गुजरात की गद्दी संभालते हैं और इधर जो है अलाउद्दीन खिलजी का शासन आ जाता है। खिलजी गुजरात के ऊपर में हमला करता है और इनको इस युद्ध के अंदर हरा देता है और वघेलास की जो रानी है उनको अपने साथ लेकर आ जाता है और उनसे शादी कर लेता है अलाउद्दीन खिलजी कमला देवी के साथ में। ये वघेलास की रानी थी और अब खिलजी की रानी थी। वघेलास जो है अपनी बेटी, जो कि उस टाइम पे आप समझ लीजिए कितने विशाल और कितने मजबूत साम्राज्य के अंदर जिनका जन्म हुआ था, देवल देवी का, वो देवल देवी जो एक छोटी बच्ची थी उस टाइम पे, उनको लेकर जो है अपनी सुरक्षा और मदद के लिए दूसरे राज्यों की तरफ रुख कर लेते हैं और वहाँ जंगलों में भटकना शुरू कर देते हैं। वक्त का पहिया घूमता रहता है, कुछ 1 साल 17-18 साल गुजर जाते हैं, 15-17 साल, और उसके बाद जो है एक दिन कमला देवी अलाउद्दीन, जो कि अब उनके ऑफिशियल पति हो चुके थे, उनसे कहती हैं कि मुझे अपनी बेटी से मिलने का मन है। उस टाइम पे अलाउद्दीन का रुतबा और बड़ा और महान हो चुका था। अलाउद्दीन बोलता है, अपने सैनिकों को आदेश देता है, दिल्ली सल्तनत के सैनिक मिशन पर जाते हैं और देवल देवी को गिरफ्तार करते हैं और लेकर दिल्ली सल्तनत श्री फोर्ट में आ जाते हैं लेकर। यहाँ पर अमीर खुसरो ने जो आशिका लिखी है उसके अंदर बड़ा खूबसूरत सीन है, जब माँ बेटी पहली बार मिलते हैं और देवल देवी को यह असमंजस है कि वो किस तरह से अपने आप को महसूस करे कि वो एक हारे हुए राजा की बेटी है या फिर एक जीते हुए राजा की बेटी, क्योंकि इस तरफ तो जीता हुआ राजा था। बहरहाल अलाउद्दीन खिलजी देवल देवी को राजकुमारी वाला पूरा सम्मान देते हैं और अपने बेटे से उसकी शादी कर देते हैं। अमीर खुसरो ने कितना भी एग्जीबिशन किया हो, लेकिन सारे इतिहासकार इस बात से सहमत हैं कि फेमस नहीं है, इस बात से सहमत हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के बेटे की शादी जो है वो देवल देवी से हुई थी। अब आप सोचिए, देवल देवी जो है एक राजघराने में पैदा होती हैं लेकिन जंगलों में ज़िंदगी गुजरती है, और अब यहाँ अलाउद्दीन खिलजी के घर की बहू बनती हैं, उनके बेटे से शादी होती है, दिल्ली सल्तनत की भविष्य की रानी हो सकती थी,
लेकिन खिलजी के बाद जो है खिलजी सल्तनत ख़त्म हो जाती है, जो कि अलाउद्दीन का बेटा था उसका कत्ल हो जाता है और देवल देवी गुमनामी की ज़िंदगी में खो जाती हैं। तो यहाँ दिल्ली सल्तनत के अंदर साजिशें हैं, किस्से हैं। यहाँ पे बख्तियार काकी हैं जो अब आज गुमनाम है। यहाँ बहादुर शाह ज़फ़र की आखिरी इच्छाएं हैं जो अब पूरी नहीं हो सकी। यहाँ बलबन का वो पराक्रम है, यहाँ आप महसूस कर सकते हैं इल्तुमिश की उस सजावट को जो उसने जीते जी की। यहाँ पर आप खिलजी की विरासत को महसूस कर सकते हैं। अब मैं आपको एक सबसे ख़ास बात बताता हूँ। आपने पद्मावत मूवी देखी, ठीक है। अगले वीडियो के अंदर में हम लोग श्री फोर्ट चलेंगे। श्री फोर्ट के अंदर में आप देखेंगे खिलजी के बारे में सच्चाइयाँ और कहानियाँ। देखिए, खिलजी के अंदर कुछ ऐसी बात ज़रूर थी कि अमीर खुसरो उसके जीवन से रिलेटेड आशिका लिख रहे थे और मलिक मोहम्मद जैसी उसके जीवन से रिलेटेड पद्मावत लिख रहे थे। उन्होंने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी और उनका शासन कैसा था और वो कैसे राजा थे, इस सब के बारे में अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात होगी। उनकी अपने किले श्री से श्री फोर्ट हम लोग जाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सच्चा इतिहास जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए मेरे दोस्तों। देखिए, सच्चाई जानना क्यों ज़रूरी है, वो हमें ग़ुलामी से निकालता है। मेरा ये मानना है कि बहुत ज़्यादा ग़ुलामी के पीछे जो सबसे बड़ा कारण होता है ना, वो कारण जो सबसे बड़ा होता है, मैं ये समझता हूँ कि हम लोग अपने हिस्से का सच सुने और अपनी ईगो को सेटिस्फाइड कर लें और हमें मज़ा आ जाए कि हाँ यार मज़ा आ गया, इसने वो सच बोला है जो मैं सुनना चाहता था, मेरे तो कंधे चौड़े हो गए। लेकिन अंग्रेज़ या वो आदमी जो आगे आज तरक्की कर चुका है, वो कभी ऐसा नहीं करता। वो कहता है सच मेरे पक्ष का है, सच मेरे विपक्ष का है, लेकिन मुझे सिर्फ सच से मतलब है। वो सच सुनना चाहता है, सच जानना चाहता है। तो अगर आप भी सिर्फ सच सुनना चाहते हैं, वो आपके हिस्से का है, आपके हिस्से का नहीं है, उसको आप छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आप सच के साथ बने रहना चाहते हैं ना, और आप फैक्ट जानना चाहते हैं, आप ऐसी बातें जानना चाहते हैं जो पूरी दुनिया के इतिहासकार एक तरीके से उन बातों को लेकर सहमत हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हम लोग लाइव लोकेशंस पे जा रहे हैं और आपको दिल्ली के बसने बनने की कहानी और किसी छोटे से छोटे राजा शासक और उसके विस्तार और उसने जो किया दिल्ली के लिए, उसको हम नहीं छोड़ रहे हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइबर है ना, सब्सक्राइब कर दो, सच आएगा आपके सामने। यहाँ पर रुक गया। ये पुराने ज़माने का एक कुआं है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। मैं इसलिए कंफ्यूज हो गया कि मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आई थी कि बलबन का जो मकबरा है वो बंद है और कहीं ये बलबन का ही तो मकबरा नहीं है, क्योंकि बाहर एक कोने में बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था कि ये मकबरा बलबन का है। लेकिन ये मकबरा जो है बलबन का नहीं है, ये मुग़ल कालीन एरा का मकबरा है। और इस मकबरे में कब्र तो है, आयतें लिखी हुई हैं, वो सब कुछ तो है यहाँ पर, लेकिन ये बात सच है कि ये बलबन का मकबरा नहीं है। हेलो, किसका मकबरा है भाई? एनीवन? एनीवन? एक मिनट रख देते हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। अब तो देखो, जिसका मकबरा है वो जवाब भी नहीं दे रहा है, और जो मुझे शक था कि ये बलबन का मकबरा होगा, ये बलबन का मकबरा नहीं है।